अपनी पत्नी को कोका कोला में जहर डालकर दिया। मरते वक्त उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने अपनी पत्नी को कोका कोला में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मैं उससे जान छुड़ाने के लिए कोका कोला वाले गिलास में जहर डालकर घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था। तभी अचानक मेरे पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम विहान है। मैं शहर में जॉब करता था और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 1 महीना हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह 1 महीना नहीं बल्कि 100 साल हुए हैं। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना वह वादा पूरा कर दिया था। अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी और दिखने में काली बदसूरत थी। उसका नाम अनुराधा था। मैं गुस्से में घर से निकलने लगा तो अनुराधा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस न जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी तो वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन अनुराधा से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अनुराधा की बात सुनकर मैं उसका मुंह ताकता रह गया था। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें अनुराधा की भी कोई गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहाग रात अनुराधा के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और अनुराधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो दोनों मेरे पास आ गए और वे मुझे समझा रहे थे कि अभी अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही तो हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था। मैं जब घर से निकला तो अनुराधा छत पर कपड़े डालने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया और खुले माहौल में सांसें ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगता था। चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे मुझे लेने।
मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है, बेचारे वो तो भगवान को ही प्यारे हो जाते। जहां तक मेरी पत्नी की बात है तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख्यालात वाली हर चमक दमक से दूर पत्नी मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं और लड़कियां मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गांव की वह काली और अनपढ़ लड़की एक आंख भी नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अनुराधा को भुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह देखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफी पुराना था, उसके जूते भी फटे पुराने थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़कियों को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था। और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वह ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाश करता रहता। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका एक ही कमरे का घर था। वो अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम मानवी था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज्यादा बिजी हो गया था और मानवी के साथ ट्रेन में नहीं गया, और अब मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि मानवी के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो मानवी की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अक्कड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर लिखवाकर मैं वहां से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार मानवी को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच में मैं मानवी को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था।
और फिर एक दिन अचानक मानवी की सहेली की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद मानवी की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूटकर बिखर गया था। वह अपनी सहेली की शादी में इनवाइट थी, तभी उसने फौरन मुझे कॉल करके बता दिया था। मैं गम और गुस्से के अजीब से दोहराए पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं मानवी से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मानवी को बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवाकर मानवी को उसके घर से उठा लिया था और मेरे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से बोल रखा था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उस पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल मानवी को देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर भिजवा दिया था। वह मेरे घर जैसे ही मासूम बनकर आई थी, वैसे ही वापस चली गई थी। मानवी के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि मानवी के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़े ही प्लान के साथ कर रहा था। यह मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर, मैं मानवी की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से मानवी के पापा से दोस्ती कर ली थी। वो सीधे साधे आदमी थे, उनसे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब मानवी के पापा से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मानवी का मंगेतर ही घर के सारे खर्चे किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से चलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी। फिर मैंने मानवी के घर राशन डलवा दिया। मानवी के पापा ने बहुत मना किया था, मगर मैंने भी कह दिया था कि मुझे अपना बेटा ही समझे और इस तरह से मैं मानवी के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं मानवी के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन मानवी को पता चल चुका था कि मैंने ही उसका किडनैप करवाया था। इसलिए वह मुझसे नाराज थी और बात भी नहीं करती थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने मानवी के घर की पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता तो कभी उसके घर जरूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इतनी मेहरबानियों की वजह से मानवी ने मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बना कर लाती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे। कभी महंगे होटलों में भी उसे खाना खिला देता था और साथ में मूवी भी देखते थे और उसे खूब सारी शॉपिंग भी कराता था। महंगी महंगी ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी दिलाता था और दुनिया जहां की चीज भी दिलाता था। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि ये सब करने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। मानवी की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर गई थी। मानवी का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने मानवी के पापा से उसका हाथ मांगा था। और मानवी के पापा को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। मानवी ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहां से उनको मेरी पहली शादी की खबर हो गई थी, जबकि मैंने आज तक उसे अनुराधा के बारे में नहीं बताया था। यह जानने के बाद मानवी उस दिन सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि अनुराधा हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है। वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर मानवी किसी भी तरह नहीं मानी और फिर मानवी ने ये शर्त रखी कि मैं जब तक अनुराधा को तलाक नहीं दूंगा
तब तक वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं अनुराधा को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो मानवी ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि वह खुद घर छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा। मम्मी पापा और अनुराधा मेरे गांव आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया अनुराधा के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का लौट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलूटी शक्ल मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने दिया करता था। उससे कहता कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसे पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता कि बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोड़ मिलता है। तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजला सवेरा। अनुराधा की आंखों में आंसू भर जाते थे और वह मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए तो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो मानवी के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने अनुराधा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने अनुराधा पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मुझे अनुराधा की ढिठाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वह बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर भागता वह उतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी जिंदगी में अगर मानवी ना होती तो शायद अब तक मैं अनुराधा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़ाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द मानवी के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं मानवी के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर ले और सारे हालात बताता रहता था। यह भी बताता था कि अनुराधा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई सब सहती रहती है। और फिर मानवी ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मानवी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी ही सुनाऊंगा। और ये कहकर मैंने फोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो अनुराधा बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर अनुराधा को घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो वह उधर ही बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बातें की थी और पूछा, क्या हुआ अनुराधा? मेरे पूछने पर वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, मगर अपने होठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, अनुराधा, मैं बहुत बुरा हूं ना। मैंने शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी, नहीं, बुरी तो मैं हूँ। पहले ही आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हो, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वो कहते हैं ना, जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। अनुराधा दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने अनुराधा के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक में क्या पीना पसंद करोगी? उसने कोका कोला का नाम लिया तो मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, तो कल सुबह ला दूंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यही ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नजरों के सामने मानवी का चेहरा आ गया। मैं मानवी के बिना नहीं रह सकता था और मानवी को पाने के लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ता। मैं कुछ देर अनुराधा के पास बैठने के बाद अनुराधा से मैंने कहा, चलो नीचे, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मैं बाजार गया और वहां से मैं अनुराधा के लिए कोका कोला ले आया और घर वापस आने लगा।
रास्ते में मैंने उस कोका कोला में जहर मिला दिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वह कोका कोला अनुराधा के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही कोका कोला पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया था कि इतने जहरीले कोका कोला से वह मर जाएगी, तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले ही पैक था। मैंने अनुराधा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफर पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा, मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने मानवी को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसके घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देने का सोच रहा था। फ्लैट की चाबी मेरे पास भी थी, क्योंकि मैंने ही वो फ्लैट मानवी को खरीद कर दिया था। मैंने उस फ्लैट पर पहुंचकर चुपके से दरवाजा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहां बहुत खामोशी थी। तभी मैंने मानवी को देखा। एक कमरे से निकली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और मानवी के हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वह मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फोन किया था कि कोका कोला में जहर दे दिया है, तभी से यह तैयारी में लगी थी और खुशियां मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से मुंह मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मानवी के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफी देर हो गई और वह ना लौटी, तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। कमरे के अंदर किसी लड़की के बोलने की आवाजें आ रही थी। मानवी उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, महेश जी, आप चिंता ना करें, मैंने बिहान का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था? मेरा मुजरिम विहान ही तो है। वह तो भगवान की कृपा है जो महेश जी आपने मेरे पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूंगी। मानवी की बातें सुनकर मुझ में वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पांव वहां से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरे पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की अंतिम सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि अनुराधा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ अनुराधा? उसने रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। अनुराधा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही अनुराधा एकदम जमीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल गया। अनुराधा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए थे।
मैं रो रो कर भगवान के सामने अनुराधा की जिंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा था और सबसे पहले मैंने अनुराधा के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा से अनुराधा बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैंने दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफी मांगी थी। मुझे 15 साल की सजा हुई थी। 15 साल बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सजा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं अनुराधा मुझे माफ करेगी भी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से अनुराधा की बहुत ही प्यारी सी आवाज आ रही थी। वह मेरी माँ से कह रही थी कि माँ जी, आपके बेटे बहुत ही बहादुर हैं। कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वो आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वो अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागकर घर में दाखिल हो गया और अनुराधा के कदमों में बैठ गया था। उससे रो रो कर मैंने अपने पापों की माफी मांगी थी। अनुराधा ने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और माफ कर दिया। फिर मैं अपने माँ पापा से लिपट गया था और पापा से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफर ढूंढी थी। अब मुझे अनुराधा की सांवली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। हमारे बड़े बुजुर्ग सही ही कहते हैं कि सूरत से ज्यादा सीरत अच्छी होनी चाहिए और अनुराधा की सीरत बहुत ही अच्छी थी। अब मैंने अनुराधा को दिल से अपना मान लिया था और बड़ों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियों के रंग भर गए थे। अब मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं और अनुराधा के साथ खुशी पूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर